मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। ठीक है, आज का हम लोग का डिफरेंट टॉपिक, क्योंकि आपको बताया था चैप्टर हम लिखते हैं सेल बायोलॉजी, उसका चैप्टर हम लोग चले क्लास 9th और क्लास 11th को साथ में हम लेके चल रहे हैं। इसके पहले हम लोग जो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट पढ़ चुके थे। आज का जो हम लोग टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस डिस्कवरी के बारे में। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। न्यूक्लियस की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी किया था। 1781 में फोंटेना ने न्यूक्लियोलस मीन्स केंद्रिका की खोज किया था। ध्यान रखिए, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, इसके बीच में राउंड लाइक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या न्यूक्लियस मतलब केंद्रिका होता है। ये है तो फाउंटेना ने याद रखिए केंद्रिका खोज किया था, जबकि केंद्रक खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। बात करते हम लोग 1840 ईस्वी में बोमैन ने न्यूक्लियोलस टर्म दिया था, मतलब इसी केंद्रिका का शब्द दिया था। मतलब इन्होंने बताया था न्यूक्लियोलस यहाँ पर लोकेट होता है। और एक अच्छी बात, ये हैमरलिंक साइंटिस्ट 1953 में एसिटाबुलेरिया, यह एक यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की एल्गी है। यह एक कोश की एल्गी होता है। इस एक कोश की एल्गी में प्रूव किया था कि न्यूक्लियस ही क्या है, जेनेटिक सबस्टांस होता है। यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक कैरेक्टर को ऑपरेशन करता है। इन्होंने क्या किया था? एस्टाब्लिश जो एक कोश की सवाल था, ये लाइक दिस, ऐसा स्ट्रक्चर था ये। तो इन्होंने देखा क्या था कि यहाँ पर इसका 3 भाग बताया था इसमें। यह भाग था एक ऊपर वाला भाग था ये और एक नीचे। तो न्यूक्लियस यहाँ पे था, इसको कई भागों में काट दिया था। ये आपका बेस वाला पोर्शन था, ये आपका ऊपर था, ये स्टॉक पोर्शन था। इसको 2 भागों में काट दिया। 2 भागों में काट के देखा क्या कि यह वाला भाग देखा क्या डेड कर गया, यह वाला भाग एक दूसरा एसिटाबुलेरिया बना लिया। अर्थात इससे यह प्रूफ होता है कि किसी भी सेल के जिस भाग में अगर केंद्रक है वह भाग जीवित रहेगा, क्योंकि इसके पास वह कैरेक्टर है जिससे किसी दूसरे अपने जैसे ही को उत्पन्न कर सकता है। तो ये एस्टाबुलेरिया ने, मतलब एस्टाबुलेरिया जो एक कोश की शैवाल होता है, हैमरलिंक साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक की क्या है, जेनेटिक मटेरियल को ऑफस्प्रिंग करता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। बात करते पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के भाग। केंद्रक के कितने भाग होते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, पहला भाग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियोलस, चौथा क्रोमैटिन थ्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसा देखिए आपको स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया है, ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम जो है, इनके बाहर 2 लेयर होते हैं, एक आउटर और एक इनर। यह आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो होता है लाइपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। और इन्हीं आउटर मेम्ब्रेन, याद रखिएगा, आउटर मेम्ब्रेन के बाह्य सरफेस पे ये ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। और इन्हीं बाह्य मेम्ब्रेन से क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है, अंतर्द्रव्यी जालिका। बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। ये क्या होगा आपका केंद्रक द्रव्य। और इस केंद्रक द्रव्य में देखिए क्या क्या पाया जाता है। पहले देखिए, दिस इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के हिंदी में क्या बोलेंगे हम, केंद्रिका। केंद्रिका इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। यह न्यूक्लियस का सबसे सेंट्रल पार्ट होता है, बीच वाला भाग होता है। दूसरा आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम सबने भी यही जाना है कि आरएनए और डीएनए के जो डिफरेंस पढ़ते हैं मुझे है कि आरएनए क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जबकि डीएनए क्या होता है, केंद्रक के अंदर। लेकिन याद रखिएगा, आरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी पाया जाता है, याद रखिएगा कुछ परसेंट में।
नेक्स्ट राइबोसोम, फिर क्रोमेटिन और लास्ट क्या क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड को हम लोग याद रखिएगा क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं हम लोग, क्रोमोसोम या क्रोमोसोम, इसी को हम लोग क्या गुणसूत्र के नाम से जानते हैं हम लोग। बात क्लियर? क्या पहला होता है हमने न्यूक्लियोप्लाज्म में जो होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो आपको पूरे भाग दिखाई दे रहा है, ये सभी न्यूक्लियोप्लाज्म है, केंद्रक द्रव्य है। उस केंद्रक द्रव्य में याद रखिएगा केंद्रिका, आरएनए, राइबोसोम, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन थ्रेड, इतने भाग इसमें पाए जाते हैं। थर्ड न्यूक्लियोलस मीन्स केंद्रिका। हमने आपको बताया भी कि केंद्रिका केंद्रक के सबसे सेंट्रल पार्ट होता है, सबसे बीच वाला भाग होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे केंद्रिका। और इसमें याद रखिएगा 85% प्रोटीन के पाएगा अकेले। कभी कभी क्वेश्चन ये पुटअप किया गया है कि केंद्रिका किनसे मिलकर बना होता है, किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा सबसे मेन पार्ट आपका 85% प्रोटीन होता है, 10% आरएनए एंड दिस इज 5% डीएनए। इस केंद्रिका की बात किया जाए तो केंद्रिका याद रखिए 3 भाग से बना होता है, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। जबकि और यही वाला जो स्थान जो यहाँ होता क्या है, ये क्या आरएनए पाया जाता है, जबकि आरएनए इस न्यूक्लियस में कहीं नहीं पाया जाता है, मुख्य रूप से इसी केंद्रिका में पाई जाती है। फोर्थ बात करते हैं हम लोग, याद रखिएगा क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड इनको हमने बताया कि आपको क्रोमोसोम के नाम से ही जान सकते हैं, मुझे है गुणसूत्र। गुणसूत्र की संख्या आपको सबको पता ही होगा कि 46 या 23 पेयर, ये इनकी संख्या होती है। इनका देखिए इंपॉर्टेंट रोल होता क्या है। जैसे हमने आपको बताया कि अब क्रोमेटिन थ्रेड भी किनसे किनसे मिलकर बना होता है। पहला देखिए, पहला ये क्रोमेटिन। अब ये देखिए क्रोमेटिन किनसे मिलकर बना होता है, ये जरूरी बात ये है। पहला न्यूक्लिक एसिड, दूसरा बेस प्रोटीन। लेकिन न्यूक्लिक एसिड में आपको याद रखिएगा डीएनए और आरएनए दोनों पढ़ना है। ये अगला टॉपिक हम लोग होगा डीएनए और आरएनए पढ़ना है। ये दिस इज द हिस्टोन प्रोटीन। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि ये क्रोमेटिन किनसे किनसे मिलकर बना होता है। याद रखिएगा डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, जिनमें हिस्टोन प्रोटीन की अमाउंट सबसे ज्यादा होती है। वी डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हम लोग का जो है केंद्रक के संरचना की बात किया जाए। अगर आपसे पूछा जाए जैसे केंद्रक है क्या, एक लाइन में आप आंसर बताएंगे कि केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। हैमरलिंग ने प्रूव किया था कि कोशिका का महत्वपूर्ण भाग इसलिए क्योंकि सभी कार्य को संचालित यही करता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से किसी भी कंप्यूटर का सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन का काम करता है, इसी तरीके से यह भी एक ब्रेन का काम करेगा। कौन? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये सेल का। बात करते हम लोग ये है हर ऑर्गेनस की तरह, जैसे हम लोग पढ़े थे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, मतलब दोहरी संरचना से मिलकर बनी होती है, जिनकी बाहरी संरचना को आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, बाह्य झिल्ली, अंतर संरचना को इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, और इन दोनों के बीच में एक स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज वन। ये देखिए आउटर, ये क्या है? इनर है, इस पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है, इस स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक, क्या कहा हमने? आउटर, इनर और बीच के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग जहां पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन गैप छोड़ती है, जैसे देखिए यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है, ये गैप फाइंड आउट करता है, यहाँ पर गैप बना दिया है, यहाँ पर गैप, इन्हीं गैप पर, इन गैप का काम क्या है? यह न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म लेके आता है और साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से मैच कराता है। मतलब जो कंटेंट्स की अगर कमी या अधिकता हो उनका साइटोप्लाज्म भेजता है और साइटोप्लाज्म से अंदर लेता ही है। तो इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये देखिए केंद्रक छिद्र, ये क्या होता है?
ये केंद्रक छिद्र है। केंद्रक छिद्र का कार्य हमने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म में लेकर जाता ही है। और इन्हीं केंद्रक छिद्र से ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर, नलिका नुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है, आप कहीं बना सकते हो, किसी पोर्ट पर बना सकते हो, यहाँ पर, यहाँ है, कहीं बना सकते हैं, या आपको सुविधा अनुसार ये है। तो हम आप यहाँ देख सकते हो कि ट्यूबुल लाइक जो स्ट्रक्चर है, इनको हम क्या बोलेंगे, ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको और बोल सकते हैं आप EPR, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन्हीं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है जस्ट लाइक ए ग्रेन, दानेदार जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है। यह पूछा गया एक क्वेश्चन कि कोशिका के अंदर राइबोसोम कहां पाया जाता है। याद रखिएगा, कोशिका के अंदर राइबोसोम मुख्य रूप से केंद्रक कला के ऊपर, मीन्स इन आउटर और इसी इनर मेम्ब्रेन, यह आपका क्या, यही केंद्रक कला है। तो जो केंद्रक कला होता है, इसी केंद्रक कला के ऊपर आपको दिखाया गया है, दिस इज राइबोसोम, या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम ये पाया जाता है। दैट्स क्लियर, याद रखिएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर या तो केंद्रक कला के ऊपर ये राइबोसोम आपके पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन यह पूछा गया बार बार कि राइबोसोम की ओरिजिन कहां से होती है, इन्हीं राइबोसोम की उत्पत्ति कहां से होती है, ओरिजिन कहां से होती है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया ओरिजिन, जब भी ओरिजिन की बात आई, अभी हमने आपको बताया कि न्यूक्लियस, केंद्रिका देख रहे हैं आप यहाँ पर, प्रोटीन, RNA, DNA, तो इन्हीं से क्या इनकी उत्पत्ति होती है, इनकी राइबोसोम की। तो केंद्रक से ही इनकी उत्पत्ति होती है, राइबोसोम। अब उसके बाद देखते हम लोग जो है, यहाँ दो पार्ट आपको दिखाया गया है, एक गहरा भाग, एक हल्का भाग। जो लाइट पार्ट मतलब हल्का भाग होता है, उसको यूक्रोमेटिन बोलते हैं लोग, लाइक दिस, ये आपकी यूक्रोमेटिन है। और यही यूक्रोमेटिन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये यूक्रोमेटिन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। मतलब आनुवंशिक लक्षण को यही ट्रांसफर करता है। जबकि यहाँ पर क्या है, एक हेट्रोक्रोमेटिन, ये देखिए हेट्रोक्रोमेटिन याद रखिए स्टेनिंग अधिक करता है। इसका मतलब दिस इज द डार्क पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। गुणसूत्र का जो गहरा भाग या न्यूक्लियोप्लाज्म का जो गहरा भाग होता है, उस गहरे भाग को हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। जो न्यूक्लियोप्लाज्म का जो हल्का भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं लोग, यूक्रोमेटिन। क्लियर। और इनके सबसे सेंटर में जो आपको दिखाया गया है, दिस इज न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। और आपको भी बताया हमने कि केंद्रिका तीन भाग से मिलकर बना होता है, प्रोटीन, RNA और DNA से मिलकर बना होता है। ये देखिए स्ट्रक्चर आपका जो है केंद्रक का डिटेल स्टडी हमने किया जो है, ये आपके क्लास के लिए याद रहे, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ठीक। इसको आप ध्यान दीजिए। और जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट्स कीजिए, फिर से पूछिए। धन्यवाद।